गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग जो है अपने इस सेशन के अंतर्गत जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चंस जो है वो पढ़ रहे हैं। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा की तरह हम लोग जो है अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं कुल 15 क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम लोग जो है वो सॉल्व करते हैं। और आज के इस सेशन में भी हम लोग 15 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो आप अपने हमेशा की तरह जो है अपनी कॉपी और नोटबुक जो है वो साथ में लेकर बैठ जाओ। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आता है तो आप लिख देना, वरना कोई बात नहीं, अपने कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे दो। ओके, तो तेजा कुमार, जय हिंद। तो पहले क्वेश्चंस को, आज के सेशन का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन बोर्ड पे कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है कि आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है, यानी कि अपना जो भोजन जो होता है उसके अंतर्गत लवण का जो है क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोगों को बताना है। बराबर, तो इस प्रकार से अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाता है, यानी कि लवण जो है वो क्या कार्य करेगा अपने इस भोजन में, कि जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाएगा, या फिर भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का लघु मात्रा में जो है पैदा करना, या पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाता है, या फिर भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो, अपने क्या होगा। ओके, कुंदन सिंह, जल्दी से आंसर दो भाई, क्या हो सकता है इसका आंसर। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये चीज तो पता होगा कि भाई जल में भोजन के कणों की विलेयता, अगर हम लोग मान लो हमारे जैसे कि हमने एक हमारे पास में ये कोई खाना है और लवण हम लोगों ने उसमें NaCl डाला है। NaCl क्या है, अपना एक लवण है जिसका निर्माण HCl प्लस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl, इससे जब रिएक्शन होती है तब हमारे पास में NaCl प्लस H2O, ये यानी कि NaCl हमारे पास में क्या है, लवण है। राइट, तो अब हम लोग देखते हैं कि जब मैंने इसको भोजन में मिलाया तब क्या होगा। क्या यह जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाएगा? जी नहीं, विलेयता को ये कभी बढ़ाता नहीं। इस लवण का कोई मतलब ही नहीं है विलेयता से। भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, जी हाँ, जब हम लोग NaCl डालेंगे तब अपने शरीर में से, अपने इस आमाशय में जो है ये लवण क्या कार्य करेगा, ये HCl के स्त्राव को जो है वो प्रेरित करेगा लघु मात्रा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, चलो आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और अगला हमारा जो क्वेश्चंस है सेकंड क्वेश्चंस वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित है। यस, यानी कि मानव महिला के प्रजनन से संबंधित है वो अंग हम लोगों को बताना है, जैसे कि गर्भनाल, गर्भाशय, अंडाशय या शुक्रवाहिनी। तो ये हम लोगों ने जो है एम्ब्रियोलॉजी में बिल्कुल पढ़ रखा है। भ्रूण विज्ञान में हमने पढ़ा है कि भाई मानव महिला का जो प्रजनन जो प्रणाली होती है उस कौन कौन सी होती है। आपको पता ही होगा कि अब महिलाओं में जो है वो अंडाशय होती है, ग्रंथि। अंडाशय के द्वारा 3 प्रकार के जो है वो हार्मोन्स होता है। एक हमारे पास में होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, एक हमारे पास में होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एक हमने देखा था कि हमारे पास में जो है वो रिलैक्सन हार्मोन होते हैं। ये 3-4 बातें हम लोगों ने जो है अपने पढ़ी थी, इस एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ी थी। राइट है ना। अब मुझे ये बताना है कि महिला प्रजनन प्रणाली, आपको पता है कि अपने प्रजनन के समय जो है जो उत्पन्न होने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है, रिलैक्सन हार्मोन होता है। या तो मैं इसको ये कह सकता हूं, और क्या, गर्भनाल ये नहीं हो सकता, गर्भाशय और संबंधित अपने नहीं है। आई बात समझ में, ये चीजें बतानी है। यानी कि गर्भनाल अपने महिलाओं में होता है, गर्भाशय अपने महिलाओं में होता है, अंडाशय अपने महिलाओं में होती है। शुक्रवाहिनी जो होती है हम लोग जो है वो पुरुषों में देखते हैं। ये हमारे जो है वो क्या होते हैं, वर्षण होती है, और इस वर्षण के अंतर्गत ये हमारी जो छोटी छोटी नलिकाएं होती है जिसके अंतर्गत जो है स्पर्म का निर्माण होता है, यानी कि अपने वीर्य यानी कि मज्जा का निर्माण होता है। ये कहाँ पर होता है, यानी कि शुक्र नलिकाओं में होता है। तो ये शुक्र नलिकाएं कहाँ होती है, वर्षण में होती है, जिसे हम लोग शुक्रवाहिनी भी बोलते हैं। तो ये पुरुषों में होती है, ये महिलाओं में नहीं होती है। राइट है ना। ओके, आगे की तरफ चले, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। तो हमने ये बहुत बार पढ़ा है कि किसकी चिकित्सा में हम लोग जो है वो डायलिसिस का उपयोग करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने एक बार एक चीज देखी थी जिससे कि ये हमारा क्या होता है, वक्र होता है।
इस वक्र में हमारे क्या होते हैं, यू आकार की एक नलिकाएं होती है। इन यू आकार की नलिकाओं को हम लोग जो है नेफ्रॉन कहते हैं, और यह वक्र की जो है वो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। बराबर। जब इस वक्र में ये नेफ्रॉन जो है वो खराब हो जाता है, पहली बात तो ये कि इस वक्र का कार्य क्या होगा, इस वक्र का कार्य है अपने इस रक्त का जो है वो क्या करना, शुद्धिकरण करना। यानी रक्त के शुद्धिकरण का कार्य जो है वो अपने कहां पर होगा, इस वक्र में होगा। और वक्र में कौन करता है, तो यू आकार की नलिकाएं करती है। यू आकार की नलिकाओं को क्या कहते हैं, तो हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। बराबर। जब हमारा ये वक्र में ये नेफ्रॉन जब खराब हो जाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, डायलिसिस की क्रिया करते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, अब आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि डायलिसिस की क्रिया में हम लोग जो है वो क्या करते हैं, जो नेफ्रॉन करता है वही तो हम लोग करते हैं। नेफ्रॉन क्या करता है, तो रक्त का शुद्धिकरण करता है। तो सीधी सी बात है, डायलिसिस में भी हम लोग जो है वो रक्त का शुद्धिकरण ही करेंगे। और कहाँ पे करेंगे, और वक्र में करेंगे, या गुर्दा में करेंगे, या किडनी में करेंगे। तो सीधी सी बात है कि अपने कहाँ आ जाएगा, ये रहा गुर्दा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेफड़ा नहीं होगा, आंख नहीं होगी, और हृदय नहीं होगा। राइट है। आगे चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है अपना 4। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। क्वथनांक, कल भी मैंने आपको बताया था कि क्वथनांक का मतलब क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग यहां से एक चीज, ये चीज देखते हैं, क्वथनांक। इस क्वथनांक में ये क्या चीज होती है, कवथ धन नाक। और इस कवथ का मतलब क्या होता है, उबलना। और यहाँ से इस नाक नहीं होगा, यहाँ से होगा अंक होगा, कवथ धन अंक। तब हम लोग इसको बोलते हैं क्वथनांक, अंक होगा। और इस अंक का मतलब होता है मान। वह मान जिस पर पानी जो है वो उबलने लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक। और वो मान हमारे पास में कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये हमारा आंसर जो है बी आंसर सही हो जाएगा। ओके, अरे सही है रे, चलो ठीक है भाई, आगे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आयरन पाइराइड है। आयरन पाइराइड भाई क्या होता है, तो इसका आंसर जल्दी से भेजो। आयरन पाइराइड है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आयरन पाइराइड, आयरन मतलब क्या हो गया, यानी कि Fe, यानी कि सीधी सी बात है ये जो भी है आयरन पाइराइड वो अपने इस Fe से संबंधित है, लोहे से संबंधित है। अब हम लोग आयरन पाइराइड जो है वो कहेंगे किसको, वो मुझे मतलब कि आयरन पाइराइड का जो है वो फॉर्मूला कौन सा है वो बताना है। बराबर। तो जल्दी से बताओ बर क्या होगा। सर जी आप सिर्फ जीडी पे ध्यान दे रहे हैं। कुंदन सिंह, हम भाई जीडी पे ही तो ध्यान दे रहे, और तो हम लोग किस पे ध्यान दे। हाँ कुंदन सिंह, किस पे ध्यान दे भाई राजा। ऐसा नहीं है। अब देखो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप ऐसा मत सोचो। अपने इस पेपर में जो है वो शब्द केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों ही तरीके के जो है वो क्वेश्चंस होते हैं। तो डोंट वरी, आप ऐसा ना सोचे कि मैं जीडी पे ध्यान दे रहा हूँ, उस पे ध्यान दे रहा हूँ। आप तो बस पेपर सॉल्व करें, ठीक है ना। ठीक है कुंदन सिंह, डोंट वरी, मैं सब पे ध्यान देता हूं। टेक्निकल पे भी ध्यान देता हूं भाई। टेक्निकल की क्लास के लिए तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आता हूं, जैसे कि आयरन पाइराइड है। चल कुंदन सिंह इसका आंसर दे भाई, क्या होगा। तेजा कुमार जल्दी से आंसर दो। अरे कुंदन सिंह चल इसका आंसर तो दे पहले, क्या होगा बता। ये समझ ले कि ये तेरे लिए क्वेश्चन है, मैंने तेरे लिए क्वेश्चन बनाया स्पेशली। तो प्यारे विद्यार्थियों हम लोग बोलते हैं फेरस सल्फेट यानी कि FeS2, यानी कि अपना ये एक थर्ड नंबर यानी कि सी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बराबर।
यस, आगे चले हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, अम्ल स्वाद में होते हैं। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं तो वो हमें बताना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता ही है कि अम्ल का जो पीएच मान जो होता है वो 0 से 7 के बीच में आता है। और सीधी सी बात है कि 0 से 7 के बीच में ये जो अम्ल है, तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि 0 के 7 के बीच में हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि अम्लीय कहते हैं। आई बात समझ। और अम्लीय आपको पता होगा कि वो कैसा होता है स्वाद में। ओके, और मैं आपको बता चुका हूँ। और 7 से 14 तक का मान जो होता है वो क्षारीय होता है। आई बात समझ। और आपको पता ही होगा कि इसका भी स्वाद कैसा होता है। अम्ल का स्वाद जो है वो कैसा होता है भाई, खट्टा होता है। और इसका क्षार का स्वाद कैसा होता है भाई, कड़वा होता है। तो क्वेश्चन ने हमें क्या पूछा है कि अम्ल का स्वाद होता है, तो भाई सीधी सी बात है ये खट्टा होता है, बराबर। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट होगा। और कड़वा जो है वो हमारे क्या होगा, इस सार का होगा, बराबर। आगे चले, चलो सबसे पहले आंसर दिया ही हूं, कोई बात नहीं। चलो ओके, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे भाई। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो इस प्रकार से है, कैथोड किरणें मुख्यतः किसकी बनी होती है। कैथोड किरणें भाई किसकी बनी होती है, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, किसकी बनी होती है भाई, जल्दी से आंसर दो, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो भाई। कैथोड किरणें मुख्यतः किसकी बनी होती है, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, किसकी बनी होती है भाई, जल्दी से जल्दी आंसर दो। किसकी कैथोड किरणें, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड, ये दो चीजें होती है। आई बात समझ में। तो जल्दी से बताओ कैथोड किरणें जो है वो किसकी बनी होती है। डी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा एक हमारे पास में क्या होता है, कैथोड, और एक हमारे पास में होता है एनोड। कैथोड को हम लोग जो है नेगेटिव, एनोड को हम लोग पॉजिटिव। तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो ये हम लोग कह देंगे इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यानी कि मुख्यतः किरणें मुख्यतः किसकी बनी होती है, तो भाई इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, बराबर ना। चलो आगे चले हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चंस नंबर है 8, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या है, किलो, जूल, डाइन या किलो वाट। तो जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा, शक्ति का मात्रक क्या होता है, जल्दी से आंसर दो। किलो, जूल, डाइन या किलो वाट, शक्ति का मात्रक क्या होता है। शक्ति का मात्रक क्या होगा भाई, यस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीधी सी बात है कि शक्ति का मात्रक जो है वो अपने पास में होता है वॉट, सबसे छोटा वॉट। इससे बड़ा वॉट कौन सा होता है, तो किलो वॉट, मेगा वॉट। तो हमारे पास में ये रहा किलो वॉट, ये हमारे डी आंसर जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा, शाबाश। आगे चलते हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चंस है क्वेश्चंस नंबर 9 नंबर है, परावर्तन में प्रकाश निम्न गुण नहीं बदलता है। कौन सा गुण जो है वो नहीं बदलता है, परावर्तन में प्रकाश जो है वो कौन सा गुण नहीं बदलता है, वेग, तरंग दैर्ध्य, आवर्ती या कोई नहीं। तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो भाई, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दीजिए कि परावर्तन में प्रकाश निम्न गुण नहीं बदलता है, वेग, तरंग दैर्ध्य, आवर्ती या कोई नहीं। तो भाई कौन सा नहीं बदलेगा, 9th का आंसर दो भाई। वेरी गुड, शाबाश, सी आंसर आ रहा है सबका, यानी कि फ्रीक्वेंसी। बहुत अच्छा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कभी भी नहीं बदलती है,
ठीक है ना। जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो वेग बदल सकता है, तरंगदैर्ध्य बदल सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है नहीं बदलेगी। तो अपने ये चीज ध्यान में रखना है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। आगे चलते हैं अपन अगले अपने क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रहण अंग तना नहीं है? किसका संग्रह अंग तना नहीं है? गन्ना का, अदरक का, आलू का या शकरकंद का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए क्या होगा। जल्दी से अपने क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए सौरभ नेगी। धर्मेंद्र सिसोदिया, बहुत अच्छा, शाबाश। 10th में जो है डी आंसर आ जाए, किसका संग्रहण अंग तना नहीं है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सही बात कही है, धर्मेंद्र ने बिल्कुल सही बात की है, ठीक है ना। बाकी गन्ना, अदरक, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे कैसे आंसर दे रहे हो? कोई एक क्वेश्चन आंसर सही ढंग से दो रे। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको पता ही होगा, गन्ना, अदरक, अदरक भी मैंने बताया था भूमिगत तन्ने का रूपांतरण है, आलू भी जो है भूमिगत तन्ने का रूपांतरण है, गन्ना भी तो भूमिगत तन्ने का ही रूपांतरण, सॉरी भूमिगत नहीं, ऊपर भूमि के ऊपरी भूमि जो होती है उसका तना हो, ये तो तना ही होता है, स्टेम ही तो होता है, इसके अंदर का रस किसमें होता है? तन्ने में ही तो होता है। ये तीनों तन्ने होते हैं, सीधी सी बात है। बाकी शकरकंद जो है वो क्या है? जड़ है। और प्यारे विद्यार्थी ये जड़ भी कौन सी है? तो अपस्थानिक जड़ है, ये चीज भी ध्यान में रखना, अपस्थानिक जड़। और यहाँ पे क्या लिखा है कि संग्रह अंग तना नहीं है, तो ये तो जड़ है, तना कहाँ है? ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, शहतूत का फल है, शहतूत का फल कौन सा है? सोरोसिस, साइकोनस या समाग या नट? तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दीजिए क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। शहतूत का फल है, कैसा फल है भाई? वेरी गुड। तो भाई शहतूत का जो फल जो होता है वो कौन सा फल होता है? सोरोसिस होता है, बहुत अच्छा, शाबाश। ओहो, बी आंसर नहीं देना है भाई रे भाई, यो साइकोनस नहीं होता है, सोरोसिस होता है, बराबर ना। 11th में चलो आगे चलते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चंस है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 12, मूंगफली के टिक्का रोग का कारण कौन सा कवक है? मूंगफली के टिक्का रोग, जो मूंगफली में टिक्का रोग होता है ना, उसका कारक कौन सा है? जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दो भाई जल्दी से। क्वेश्चन, मूंगफली के टिक्का रोग का कारण कौन सा कवक है? जल्दी से आंसर दो। ट्वेल्थ में जो है आंसर आ रहा है सी, बिल्कुल सही है। मूंगफली का जो टिक्का रोग का मुख्य कारण जो है वो कवक कौन सा है? सर्कोस्पोरा, वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है। इस क्वेश्चन का आंसर जिसने भी दिया है बहुत अच्छा, शाबाश। सौरभ नेगी ने दिया, कुंदन सिंह ने दिया, MS चौधरी चौटन, बहुत अच्छा भाई, शाबाश शाबाश। तेजा पवार, धर्मेंद्र सिसोदिया, वेरी गुड। तो ये भाई बिल्कुल सही आंसर है, सर्कोस, बहुत अच्छी तैयारी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा फल है?
फल कौन सा है भाई? अदरक, आलू, गाजर, भिंडी। तो ये तो मैं अभी 2 दिन पहले ही करवा चुका हूं, ठीक है ना। तो फल क्या होता है? मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ी है। अदरक अभी मैंने बताया था, यह अपने क्या होती है? रूट होती है। तना आलू क्या होता है? अपने स्टेम होता है, बराबर। और गाजर क्या है? आपको पता है, रूट है। और ये अदरक और ये दोनों, ये रूट, सॉरी ये तो हमारा अदरक जो है वो तना है, स्टेम है, ये भूमिगत तना है। आलू एंड अदरक ये दोनों जो है वो क्या है? स्टेम है, ओके। और ये हमारी क्या है? रूट है। और वो भी रूट कौन सी है? ये हमारी है मूसला जड़ है। आई बात समझ में ना? ये चीज ध्यान में देनी है, ओके। जय हिंद शिशु कुमार, किशन सिंह, ओके। आगे चले भाई। आज की क्लास का अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार। अच्छा, इसका आंसर अभी देना ही है ना? चलो, इसका आंसर अभी राइट नहीं लगाया हमने, है ना। चलो राइट लगा देते हैं पहले, ओके। तो प्यारे विद्यार्थियों, तीनों का ही मैंने बता दिया, तो क्या होगा? डी आंसर होगा सर, जी हाँ, ओके। यानी कि भिंडी, आपको पता है भिंडी तो अब फल ही होगा। ये गाजर जड़ है, आलू अदरक तना है, तो पीछे भिंडी बची। भिंडी तो सीधी सी बात है, फ्रूट ही होगी। नेक्स्ट अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। और आज की क्लास का सबसे लास्ट एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपना, और ये है पादप कली है। पादप कली क्या है? एक भ्रूणीय टहनी, एक भ्रूणीय पत्ती, एक भ्रूणपोष या एक बीज। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चंस का आंसर जल्दी से जल्दी भेजिए। क्या होगा क्वेश्चंस का आंसर? जल्दी भेजो भाई, क्या होगा? सर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास ना लेते हो? भाई लेता हूं, बिल्कुल लेता हूं, और वो भी अपनी क्लास में लेता हूं। सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी की ऑफलाइन क्लास में लेता हूं। ऑनलाइन क्लासें हमारे हो गई भाई। ऑनलाइन क्लासें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही क्लासें जो है वो अपनी लॉकडाउन में हम लोगों ने 2-2 बार करवाई है। आई बात समझ में? तो आप देख सकते हो, टेक्निकल के लिए हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है अलग से करवाई है, ठीक है। और बराबर, चलो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर भेजिए कि पादप कली क्या है भाई? एक भ्रूणीय टहनी है, एक भ्रूणीय पत्ती, एक भ्रूणपोष है या एक बीज है। बिल्कुल 14 का आंसर सभी का जो है वो ए आंसर आ रहा है। एम.एच. चौधरी चौटन का ए आंसर, धर्मेंद्र सिसोदिया, किशन सिंह, ओके, तेजा कुमार, बहुत अच्छा, शाबाश। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा इसका सही आंसर? दो भाई, क्या हो सकता है? वेरी गुड, ए आंसर आ रहा है सभी का। बहुत अच्छा, शाबाश। जिस किसी ने भी ए आंसर दिया है, एक भ्रूणीय टहनी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि ए नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पादप कली क्या है? एक भ्रूणीय टहनी तो होती है, और क्या कली होती है, बराबर। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। और आज की क्लास का सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है अपना ये, तो इसका सोच समझ के आंसर दो। क्वेश्चन है, हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? भूमि में अवशोषित कार्बोनेट से, जल से, या धातुओं के ऑक्साइड से, या उपयुक्त सभी से। प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर जल्दी से करेक्ट आंसर भेजो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर मेरे से किसी ने जो है अगर बायोलॉजी पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर 100% वो देगा। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो भाई। ऑफलाइन की फी कितनी है आपकी कोचिंग की? कुंदन सिंह भाई, आप ऐसा करो, अपने इस जो आपके ये देखो स्क्रीन बोर्ड पे अभी नंबर आए हैं, इस पे कॉल करके पूछ लो जो कुछ भी पूछना है, ठीक है। डी आंसर उपयुक्त सभी। नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अरे उपयुक्त सभी नहीं होगा, जल से प्राप्त होती है। मनुष्य को, हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होती है? जल से।
अरे हमें प्राप्त होने वाली ऑक्सीजन पेड़ पौधों से आती है, और पेड़ पौधों में कहां से आती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा 6CO2 प्लस 12H2O, और यहां से हम लोग देखते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। और प्यारे विद्यार्थियों, हमने देखा यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर आपस में रिएक्शन करके और ये ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन प्लस ये निर्मित करते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो है ना, ये हमारे वाटर में से निकली है। इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इसमें अपने जल में से ये निकला है, और ये कार्बोहाइड्रेट जो बना है ना, ये CO2 से बना है। ये चीज ध्यान में रखनी है। तो कहां से निकली है भाई? ये जल से निकली है, राइट? यस, वाटर। चलो भाई, ओके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के अपने जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते हैं। कल फिर हम लोग जो है ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे, और आप अपनी हमारी क्लास में जो है कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।